चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज का जो आपका लेक्चर है वो पिछले टॉपिक से कहने रिलेटेड है। पिछला टॉपिक था कि कल्टीवेशन ऑफ वायरसेस। तो वायरस को कल्टीवेट करने के लिए आपके पास जो लेबॉर्ट्री में ऑप्शंस होते हैं वो हैं कि इनोकुलेशन या इन लेबॉर्ट्री एनिमल्स। फिर आ जाता है इनोकुलेशन इन एम्ब्रियोनेटेड एग्स, मोस्टली चिकन एग्स। और फिर थर्ड होता है सेल कल्चर। तो ब्रीफ सा आपने सेल कल्चर और बाकी जो मेथड है उनके बारे में लास्ट जो लेक्चर में मटेरियल दिया था आपने पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा तो आप उधर पढ़ें उस मटेरियल को। बाकी आज का जो लेक्चर है उसी की आगे कंटिन्यूएशन है कि सेल कल्चर, फर्दर सेल कल्चर प्रिपरेशन, सेल कल्चर में वायरस की इनोकुलेशन एंड देन ऑब्जर्वेशन ऑफ साइटोपैथिक इफेक्ट्स। तो ये इसके बारे में आपको ज़रा मैं ब्रीफ करूँगा। तो ये जो पीडीएफ फाइल आपके सामने ओपन है ये मैंने लिंक शेयर कर दिया है, उसमें आप देख सकते हैं इसको। तो ये काफ़ी ब्रीफ फॉर्म में है। इसकी जो ज़्यादा डिटेल है सेल कल्चर की वो जब आप फिफ्थ सेमेस्टर में आएंगे वेटनरी वायरोलॉजी पढ़ेंगे तो फिर मैं इसको ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ाऊँगा। फ़िलहाल इसको जस्ट ऐसे इंट्रोडक्शन ही समझें कि सेल कल्चर होता क्या है, इसकी टाइप्स क्या होती हैं, हाउ सेल कल्चर इज़ यूज्ड टू कल्टीवेट वायरसेस। और फिर वायरस जब ग्रो करता है सेल कल्चर में तो कैसे पता चलता है कि वो ग्रो कर रहा है, वायरस है या नहीं है। तो उसको हम कहते हैं साइटोपैथिक इफेक्ट्स देखना। तो सबसे पहले कि एनिमल जो सेल कल्चर होता है उसका जो सोर्स है वो एनिमल सेल भी हो सकते हैं और ह्यूमन के सेल भी हो सकते हैं, ठीक है। और फिर बेसिक टाइप्स जो उसकी तीन होती हैं, प्राइमरी सेल कल्चर, डिप्लॉयड सेल कल्चर या उसको सेकेंडरी सेल कल्चर भी कहते हैं। और थर्ड होती है या टर्शियरी सेल कल्चर कहते हैं उसको, या फिर कहते हैं एस्टेब्लिश्ड सेल लाइंस। तो प्राइमरी सेल कल्चर बेसिकली क्या होता है कि आप ह्यूमन या एनिमल का टिश्यू लेके डायरेक्ट उससे उसका बायोप्सी करके, या कोई रिसेंटली डेड हुआ हो कोई एनिमल, उसका कोई फीटस, या जैसे चिकन एम्ब्रियो है तो चिकन एम्ब्रियो का उसका हार्ट ले लें, उसका लिवर ले लें, उसके किडनी ले सकते हैं, उसके मसल सेल ले सकते हैं। तो उसमें फाइब्रोब्लास्ट सेल जो होते हैं वो ग्रो करते हैं। तो एनीवेज यानी कि डायरेक्ट एनिमल से या ह्यूमन से जो भी टिश्यू लें आप, उसको फिर फर्दर कुछ लैब में प्रोसेसेस होते हैं जिससे आप उस टिश्यू को ट्रीट करते हैं ताकि उसके जो सेल हैं वो अलहदा हो जाएं। और फिर उसको आप सेल कल्चर मीडियम, जस्ट लाइक जैसे बैक्टीरिया का मीडियम होता है इसी तरह सेल कल्चर मीडियम होता है, तो उसके अंदर आप इनोकुलेट कर देते हैं उस प्रोसेस्ड टिश्यू को। तो डिपेंडिंग अब जो सेल है उसकी एबिलिटी कि वो कितनी दफ़ा ग्रो कर सकता है, यानी एक सेल एक दफ़ा डिवाइड करेगा दो बनेगा, दो से फिर चार। तो जो प्राइमरी सेल कल्चर होता है उसमें लिमिटेड एबिलिटी होती है ग्रो करने की। तो नंबर ऑफ डिवीजन जो है वो लिमिटेड होती हैं, मे बी 10 हों। तो वो अगर 10 डिवीजन एक ही दफ़ा आप ग्रो करें वो पूरी हो जाए तो नेक्स्ट टाइम वो ग्रो नहीं करेगा। तो ये आप में से जो लोग हैं ना शोर कर रहे हैं आप ना करें, अदरवाइज मैं म्यूट करने लगूंगा आप सबको। तो प्राइमरी सेल कल्चर में यानी कि आप जो टिश्यू है वो डायरेक्ट एनिमल या ह्यूमन से लेते हैं और उसके बाद आप उसको सेल कल्चर मीडियम में लगाते हैं। और वो सेल कल्चर मीडियम जो है तो आवाज़ आप लोगों की इतनी आ रही है तो मेरी आपको क्या आवाज़ आनी है। मैं इससे ज़्यादा ना ऊंची बोल सकता हूँ ना ही मेरे कंप्यूटर में इससे ज़्यादा और वॉल्यूम है। तो मैक्सिमम 100 पे है ये वॉल्यूम। तो ये आप लोग खुद शोर ना करें, जो जिसके बैकग्राउंड में शोर आ रहा है वो ज़रा चुप कर जाएं। तो एनीवेज ये प्राइमरी सेल कल्चर के बारे में मैंने बताया आपको। फिर आ जाता है जी कि सेकेंडरी कल्चर या उसको कहते हैं डिप्लॉयड सेल कल्चर। वो क्या होता है कि वही जो सेल आपने फर्स्ट टाइम सेल कल्चर मीडियम में लगाए और वो कह लें
2 दफ़ा ग्रो कर गए, 3 दफ़ा ग्रो कर गए, यानी कि डिवाइड होके, तो उसी को आप बैकअप रखें उसका, उसको फ्रीज कर लें और नेक्स्ट अगेन उसी को अगर आप सेल कल्चर मीडिया में दोबारा लगाएं तो वो दोबारा ग्रो कर जाएं, तो उस सेल कल्चर को कहते हैं ये सेकेंडरी सेल कल्चर है। तो ये बेसिकली सब कल्चर ऑफ प्राइमरी कल्चर, उसको कहते हैं डिप्लॉयड कल्चर या सेकेंडरी कल्चर। और थर्ड फॉर्म जिसको हम कहते हैं एस्टेब्लिश सेल लाइन, वो बेसिकली कैंसरस सेल होते हैं, ट्रांसफॉर्म्ड सेल होते हैं, वो ह्यूमन या एनिमल का जो कार्सिनोमा है वो उसकी ओरिजिन होती है। ठीक है, तो इसको उसकी प्रॉपर्टी होती है कि दे आर इमोर्टलाइज्ड, यानी कि वो ग्रो करते रहते हैं, वो स्टॉप नहीं करते। उसको आप सेल कल्चर मीडियम प्रोवाइड करें, सेल कल्चर मीडियम की सारी कंडीशंस वो अगर हों, पूरी पीएच वगैरह ना ज़्यादा हो, तो वो सेल ग्रो करते रहते हैं। तो ये तो है बेसिक चीज़ें उसके बारे में। तो ये इसको आप ज़रा इधर से पढ़ेंगे तो मैंने आपको ब्रीफ कर दिया। हीला सेल लाइन, ये जो कह लें टर्शियरी सेल कल्चर या स्टेब्लिश सेल लाइन है, उसकी एग्जांपल है एक हीला सेल लाइन। तो ये जो सेल लाइन है, ये इसको कंटिन्यूस सेल लाइन कहते हैं, और ये कह लें कि ये कह लें 20th सेंचुरी में कोई नर्स थी, उसके सर्वाइकल कार्सिनोमा से इसकी ओरिजिन है, तो उसी का नाम हीला था, तो उसी से हीला सेल लाइन इसका नाम पड़ गया है। तो एनीवेज ये एक स्टेब्लिश सेल लाइन। अब इसके अलावा और बहुत सारे कह लें स्टेब्लिश सेल लाइन हैं, तो डिपेंडिंग कि कौन सा वायरस है और कौन सा वायरस किस सेल लाइन में ग्रो कर सकता है, तो ये सेल लाइन जो है वो फिर स्पेसिफिकली यूज़ होती हैं। तो ये एग्जांपल है हेपेटाइटिस सी वायरस। तो शुरू में इसको ग्रो करने के लिए कोई भी सेल लाइन नहीं थी, यानी ऐसा कोई सेल कल्चर अवेलेबल नहीं था जिसमें ये सेल ग्रो कर सकें। तो फिर बाद में ह्यूमन हेपाटोमा सेल लाइन कह लें डेवलप की गई, जिसमें ये हेपेटाइटिस सी वायरस जो है वो वाज एबल टू ग्रो या रेप्लिकेट। तो इसी तरह कोई भी नया वायरस अगर आइडेंटिफाई हो तो उसको फिर चेक किया जाता है डिफरेंट सेल लाइन पे, जो भी उसको सपोर्ट करे उसको फिर उसमें ग्रो करवाते हैं। तो सेल को ग्रो करने के लिए जैसे पहले बताया, आपको एक मीडियम चाहिए जिसको कहते हैं सेल कल्चर मीडियम। तो ये डिफरेंट कह लें सेल कल्चर मीडियम होते हैं, जो क्वाइट फेमस है वो MEM से कहते हैं, मिनिमम एसेंशियल मीडिया। तो वो जो सेल कल्चर मीडिया है उसके अंदर हर तरह की न्यूट्रिशन जो कि सेल को उसकी नेचुरल एनवायरनमेंट में मिलती है, वो उसको कह लें मीडिया में प्रोवाइड किया जाता है। वो सारे न्यूट्रिएंट जैसे कि सीरम होता है, विटामिन होते हैं, सारे विटामिन और कैल्शियम, मैग्नीशियम और लॉन्ग लिस्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, उसकी ख़ास पीएच मेंटेन की जाती है, जो कि वही पीएच होती है जो उसकी ह्यूमन या एनिमल में नेचुरल एनवायरनमेंट में सेल को ग्रो करने के लिए पीएच चाहिए होती है। तो वो पीएच सेल कल्चर मीडियम की मेंटेन की जाती है। उसके बाद फिर ये जो सेल कल्चर मीडियम है, इसको स्पेशल प्लास्टिक वेसल्स में डाला जाता है ग्रो करवाने के लिए। तो ये अगर मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊं तो ये आप कुछ देख रहे हैं डिफरेंट टाइप के कह लें वेसल्स। तो ये नीचे तो पेट्री प्लेट्स हैं, ये जो है इसको कहते हैं सेल कल्चर फ्लास्क। तो ये डिफरेंट साइजेस की अवेलेबल होती हैं, तो डिपेंडिंग कि कितना वायरस आपने ग्रो करना है तो उसी हिसाब से आप स्पेसिफिक सेल कल्चर फ्लास्क यूज़ करेंगे। फिर कुछ ख़ास किस्म के जो कह लें एसेज के लिए ये इस तरह की वेल वाली प्लेटें यूज़ होती हैं, सेल कल्चर प्लेट्स, जैसे 96 वेल प्लेट शायद आपने देखी हो इधर। तो सेल कल्चर के लिए 6 वेल, 12 वेल या 48 वेल प्लेटें यूज़ होती हैं। तो इनके जो ये वेल आपको नज़र आ रहे हैं, इनके अंदर सेल कल्चर मीडियम ऐड किया जाता है। फिर उस मीडियम के अंदर आप सेल लाइन जो भी ग्रो करनी है वो ऐड की जाती है। तो सेल जो है वो अगर अलाइव हों, जिंदा हों, तो वो इसकी सरफेस के साथ जाके हो जाते हैं अटैच। और एक सेल दो में 2 से 4 ऐसे करके अगर 100 सेल होंगे तो वो कह लें 24 घंटे के बाद इतने हो जाएंगे कि वो सारा जो वेल है या जो भी मीडियम जो फ्लास्क है उसकी जो सरफेस है उसके ऊपर वो कह लें वो बिछ जाएंगे। तो जब वो सेल ऐसे बिछ जाते हैं, सारी सरफेस को कवर कर लेते हैं, तो उस फिनोमेना को कहते हैं मोनोलेयर फॉर्मेशन। तो ये आप देख रहे हैं इधर सिंगल लेयर ऑफ सेल नोन एज मोनोलेयर। तो ये टर्म ज़रा याद रखनी है कि व्हाट इज़ मोनोलेयर, कि दिस इज़ ए
single layer of cell which have been growing in the cell culture flask. तो जब मोनोलेयर बन जाती है तो उसको अंडर माइक्रोस्कोप आपने देखना है, देख के आप कंफर्म करते हैं कि सेल अटैच हैं कि सरफेस से डिसरप्ट हो गए हैं। तो सेल अगर डिसरप्ट हो गए हों तो उसका मतलब है कि वो अब अलाइव नहीं रहे, वो किसी न किसी वजह से मीडियम की पीएच चेंज होने की वजह से वो डेड हो गए हैं, वो सरफेस पे आ गए हैं। अगर सेल अटैच रहें तो उसका मतलब है दे आर स्टिल अलाइव, तो एंड दे आर नॉट रेडी टू बी इनोकुलेटेड विद वायरस। ठीक है, तो नॉर्मली आप पढ़ेंगे कि सेल कल्चर की जो मोनो लेयर्स होती हैं उनको इनोकुलेट किया जाता है विद वायरस ऑफ इंटरेस्ट। तो ये आपका टॉपिक आ गया कि इनोकुलेशन ऑफ वायरस इनटू द सेल कल्चर। तो मोनो लेयर्स आर इनोकुलेटेड विद सेल सॉरी वायरस ऑफ इंटरेस्ट। तो उसके बाद वायरस क्या करता है सेल कल्चर के अंदर, वो मैं आपको बाद में ब्रीफ करूंगा। तो पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है सेल कल्चर के वायरस से वो है कंटेमिनेशन, के ग्रो आपने वायरस करना है और उसमें बैक्टीरिया फंजाई भी ग्रो कर सकते हैं। अगर आप ओपन एयर में ये काम करेंगे सारे इनोकुलेशन वाले, तो उसके लिए रिकमेंडेड है कि आप सेफ्टी कैबिनेट जिसके अंदर स्टीराइल एयर प्रोवाइड की जाती है और किसी तरह की भी कंटेमिनेशन आने के चांसेस नहीं होते, तो वो सेल कल्चर हुड या सेल सेफ्टी कैबिनेट में रह के आप ये काम करना है। तो सेल कल्चर करना काफ़ी आसान है, स्टेप इसके काफ़ी सारे हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो इसमें इशू होता है वो होता है कंटेमिनेशन, कि वायरस के अलावा और जो ऑर्गेनिज्म है वो ना कहीं ग्रो कर जाएं। तो ये इसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ेंगे। बाकी फिर जब आपने वायरस को भी इनोकुलेट कर देना है तो आपने वो जो सेल कल्चर फ्लास्क है उसको इंक्यूबेट करना होता है इनटू स्पेशल इंक्यूबेटर, उसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इंक्यूबेटर, यानी कि वो इंक्यूबेटर जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई हो गैस की। तो नॉर्मल एयर में नहीं ये ग्रो करेंगे, इसको 5 to 10% कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करना पड़ता है। तो स्पेशल इंक्यूबेटर को कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इंक्यूबेटर। तो ये थोड़ा सा बताया, ये अगर आप देख रहे हैं तो इसमें आपको ज़रा सेल कल्चर और सेल की ओरिजिन के बारे में बताया गया कि कॉन्टिन्यूस सेल लाइन जो कि मोस्टली यूज़ होती है, जो कि बार बार सेल ग्रो करने के काबिल होते हैं, उसकी ओरिजिन क्या आती है, ह्यूमन और एनिमल कैंसरस सेल। और या तो डायरेक्ट कैंसरस सेल से आप वो सेल डेवलप कर लें या फिर नॉर्मल सेल हों ह्यूमन एनिमल के, उसको आप पहले सेल कल्चर मीडियम में लगाएं। तो वो अगर इफ़ दे कैन ग्रो मल्टीपल टाइम्स तो उसको आप ग्रो करते रहें बार बार, और अल्टीमेटली उसको आपको फिर उन सेल को ट्रीट करना पड़ता है विद सम केमिकल्स या कार्सिनोजेनिक वायरसेस, ऐसे वायरसेस जो कि कार्सिनोजेनिक होते हैं। तो वो सेल में कह लें म्यूटेशंस करते हैं और जिसकी वजह से सेल जो है वो हो जाते हैं इमोटलाइज्ड, कैंसरस हो जाते हैं वो सेल। तो उस इस तरह भी आप कह रहे हैं एक कंटिन्यूस सेल लाइन डेवलप कर सकते हैं। तो ये उसके बारे में थोड़ा सा इधर आप देखेंगे। तो ये बताया बेसिकली यही क्या है कि कैसे बनाई जाती है सेल लाइन। तो एनीवेज आप ये समझिए कि सेल लाइन ऑलरेडी अवेलेबल है और आपने सेल कल्चर फ्लास्क में मीडियम डाला, उसके अंदर सेल डाल दिए, सेल से मोनोलेयर बन गई। तो अब नेक्स्ट स्टेज होती है कि वायरस को इनोकुलेट करना। तो जब आप वायरस को इनोकुलेट करेंगे मोनोलेयर में, तो अब मोनोलेयर क्या है, सेल हैं, सिंपली अलाइव सेल हैं। वायरस को ग्रो करने के लिए सेल ही चाहिए होता है, तो वो सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होंगे, वायरसेस वो इंटर हो जाएंगे, इंटर होकर सेल की जो मशीनरी है उसको ऑक्यूपाई करेंगे और अपने कह लें जो अपने एंजाइम हैं, अपनी प्रोटीन्स हैं, अपना आरएनए या डीएनए वो सिंथेसाइज करेंगे। और सिंथेसाइज करने के बाद आफ्टर सम टाइम वो जो सेल से बर्स्ट आउट ऑफ द सेल, और जाते जाते वो सेल की जो मेम्ब्रेन है वो दैट बिकम द मेम्ब्रेन ऑफ द वायरस। तो अगर एनवेलप हैं तो एनवेलप हो जाएंगे, अगर वो नेचुरली नॉन एनवेलप्ड हैं तो उनके इर्द गिर्द एनवेलप सेल मेम्ब्रेन की फॉर्म में नहीं होगा। तो ये तो वायरस की अपनी रेप्लिकेशन की बात है, लेकिन जो मेन चीज़ जो आपको बताना मकसद है कि जब वायरस ग्रो करेगा सेल के अंदर तो सेल कल्चर में सेल्स में ख़ास किस्म की चेंजेस आती हैं। उन चेंजेस को हम कहते हैं साइटोपैथिक इफेक्ट्स। तो ये नोट्स जो मैंने आपको दिए उसमें आपने देखना है साइटोपैथिक इफेक्ट्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, तो उनके आपने जस्ट नाम आपको पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ सीपीई या साइटोपैथिक इफेक्ट्स ऑफ वायरसेस इन सेल कल्चर, तो आपको उनके नाम आने चाहिए।
तो साइटोपैथिक इफेक्ट हर वायरस के कह लें स्पेसिफिक होते हैं, और एक एक से ज़्यादा जो कह लें एक से ज़्यादा वायरसेस जो हैं उनके साइटोपैथिक इफेक्ट एक भी हो सकता है, ठीक है। तो अब फर्ज के साइटोपैथिक इफेक्ट होते क्या हैं, एक होता है जी कि सेल की स्वेलिंग होगी, वायरस उसके अंदर ग्रो कर रहा है तो सेल की होगी स्वेलिंग, तो सेल स्वेलिंग इज इटसेल्फ ए साइटोपैथिक इफेक्ट। फिर सेल के अंदर जब वायरस ग्रो कर रहा होता है तो सेल क्या हो जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं अपनी जो प्लास्टिक वेसल की जो सरफेस उससे डिटैच हो जाते हैं। तो डिटैचमेंट ऑफ सेल फ्रॉम द बॉटम ऑफ द प्लेट इज आल्सो कॉल्ड CPE, डिटैचमेंट ऑफ सेल, ठीक है। तो उसको ऐसे भी कहते हैं टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल या पार्शियल डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल। तो ये अभी आपको मैं एक इमेज दिखाने लगा हूँ। तो ये आपको एक इमेज नजर आ रही है आपको? हेलो, इमेज नजर आ रही है? यस अच्छा सर, आ रही चलें, है तो सर। ये एक एग्जाम्पली इमेज है कि साइटोपैथिक इफेक्ट ऑफ द वायरस। तो समझ लें ये जो सेल नज़र आ रहे हैं आपको डिफरेंट शेप के, डिपेंडिंग के कौन सा सेल आए तो सेल की शेप डिफरेंट होगी। तो आप ये समझिए ये सारी पेरिफेरी में सेल जो है सरफेस के साथ अटैच हैं, आपने इसको नॉकुलेट किया विद सम वायरस, तो वायरस डिपेंडिंग अपने जो उसका लाइफ साइकिल है तो वो ग्रो जब करेगा तो जिस जगह पे वायरस ग्रो कर रहा होगा तो वहाँ पर जो सेल हैं वो डिटैच हो जाते हैं सरफेस से, कुछ अटैच रह जाएंगे कुछ डिटैच हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो जगह है यहाँ से वायरस जो है वो वहाँ वायरस ग्रो कर रहा है वहाँ पर सेल जो है डिटैच हो गए हैं। तो अब एक खास रीजन जहाँ पर वायरस ग्रो कर रहा है और सेल डिसरप्ट हो गए हैं तो उसको कह देते हैं प्लेग, ठीक है। वो खास एरिया जहाँ पर वायरस ग्रो कर रहा है और सेल डिटैच हो गए हैं तो उसको कह देते हैं प्लेग फॉर्मेशन। तो ये उसकी डेफिनेशन आप नोट्स में पढ़ेंगे। व्हाट इज प्लेग? प्लेग इज द एरिया वेयर वायरस इज ग्रोइंग एंड सेल हैव बीन deformed and detached from the cell culture flask surface। तो तो समझा ये जाता है कि अगर आपने जो वायरस लगाया है वो बहुत डाइल्यूट करके लगाया है, यानी वायरस की जो सस्पेंशन है उसको काफ़ी डाइल्यूट कर दिया, 1000 100,000 में भी इतना डाइल्यूट कर दिया कि जो सेल हैं एक सेल के या कह लें 100 सेल के मुकाबले में सिर्फ एक वायरस पार्टिकल अगर हो तो जो फिर जो प्लेग जहाँ वायरस होगा वहाँ प्लेग बनेगा। तो वो जो एरिया है ना प्लेग वाला वो समझा जाता है वो सिर्फ एक वायरस की वजह से है, ठीक है। और अगर बहुत ज़्यादा वायरस होंगे तो वो प्लेग फिर आपको नज़र नहीं आने, ओवरऑल सारे सेल डिसरप्ट हो जाएंगे, उसको कह देते हैं टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ द सेल कल्चर, ठीक है। प्लेग तब भी नज़र आने जब आपने वायरस को बहुत डाइल्यूट करके लगाया है सेल कल्चर फ्लास्क में। तो और ये सेल जो प्लेग फॉर्मेशन का जो फिनोमिना है इसको यूज़ भी किया जाता है वायरस की प्यूरिफिकेशन के लिए, यानी कि अगर आपके जो सस्पेक्टेड सैंपल है जिसके अंदर वायरस का शक है तो अगर उसके अंदर मल्टीपल वायरस की टाइप्स होंगी तो उसको अगर आप डाइल्यूट करके लगाएंगे सेल कल्चर फ्लास्क में तो ये जो जितने भी प्लेग होंगे उसको आप समझेंगे कि ये एक वायरस ने बनाए हैं। तो ये प्लेग भी वेल सेपरेटेड अगर होंगे तो आप उस खास एरिया जो है ना सेल कल्चर का उसको अगर आप किसी स्कैल्पल ब्लेड से उठा भी सकते हैं। उसकी टेक्निक है ख़ास, इतना आसान नहीं होता, लेकिन वो नोट्स में सिंपली लिखा हुआ है कि अगर आप जब सेल कल्चर फ्लास्क में ऐसे सेल ग्रो कर जाएं, वायरस लगा दिया, प्लेग भी बनने शुरू हो गए तो उसके ऊपर लगा देते हैं एगर की एक लेयर बिछा देते हैं। तो एगर को काटेंगे तो साथ ही उसके साथ नीचे वाले सेल भी डिटैच हो जाएंगे, तो वो इसको कह देते हैं प्लेग प्यूरिफिकेशन फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ वायरस। तो ये ज़रा डिटेल की बातें वो आप वायरोलॉजी में नेक्स्ट 5th सेमेस्टर में पढ़ेंगे, लेकिन इन शॉर्टर फॉर्म मैंने आपको बता दिया कि सेल कल्चर क्या है, सेल कल्चर की इनोकुलेशन करना और वायरस कैसे उसमें ग्रो करता है। तो जब वायरस ग्रो करेगा तो आगे क्वेश्चन होता है कि आप कैसे आप देखेंगे वायरस को, तो उसका जवाब है कि बाय ऑब्जर्विंग साइटोपैथिक इफेक्ट्स। तो अब साइटोपैथिक इफेक्ट्स की मैंने बताया काफ़ी सारी फॉर्म्स होती हैं सेल कल्चर के, सेल का डिटैच हो जाना, टोटल डिस्ट्रक्शन हो जाना, पार्शियल डिस्ट्रक्शन हो जाना, प्लेग फॉर्मेशन बन जाना, फिर
अगर और ज़्यादा अगर मैग्नीफिकेशन करें तो सेल के अंदर बहुत सारी चेंजेस आ जाती हैं कि सेल का न्यूक्लियस भी कह श्रिंक हो सकता है। कुछ वायरसेस हैं कि जिसमें जब वो ग्रो कर रहे होते हैं तो सेल दूसरे सेल के साथ अटैच हो जाती हैं और उनकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो आपस में कह लें जुड़ जाती है, तो उसको कह देते हैं सिंसेशियल फॉर्मेशन। तो ये वायरस सिंसेशियल वायरस एक खास किस्म का वायरस होता है। तो वो उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि जब वो सेल में ग्रो करता है सेल कल्चर फ्लास्क में, तो वो बहुत सारे जो सेल हैं आपस में अटैच होके उनकी मेम्ब्रेन जुड़ जाती है और नज़र वो बाकायदा कैसे आता है कि ऐसे लगता है कि एक सेल मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस पड़े हुए हैं, तो उसको कहते हैं सिंसेशियल फॉर्मेशन। तो सिंसेशियल फॉर्मेशन इटसेल्फ इज वन is called CPE, it is one of the CPE। तो ये हर वायरस नहीं ऐसे करेगा, कोई खास किस्म का वायरस। तो फिर फर्दर सेल के अंदर आप अगर अंडर हाई मैग्नीफिकेशन देख रहे हैं तो आपको सेल के अंदर वैक्यूल फॉर्मेशन भी नज़र आ सकती है। एक तो नेचुरली वैसे भी सेल के अंदर वैक्यूल होते हैं, लेकिन वायरस इनोकुलेशन की वजह से भी कुछ वायरसेस की प्रॉपर्टी है कि दे प्रोड्यूस वैक्यूल्स विद इन दिस सेल साइटोप्लाज्म। ठीक हो गया। और फाइनली जो एक साइटोपैथिक इफेक्ट है वायरस का, उसको कहते हैं इंक्लूजन बॉडीज। तो इंक्लूजन बॉडी को समझाने के लिए मैं अगेन एक इमेज जो ओपन करूंगा उसको फिर आप देखेंगे। अगेन ये पीडीएफ फाइल आपके नोट्स में भी मौजूद है, और वो जो इंक्लूजन बॉडी की जो फाइल है उसको जब आप देखेंगे तो उसमें आपने सिर्फ इंक्लूजन बॉडीज के नाम पता होने चाहिए, आपको बाकी डिटेल की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक फाइल मैंने ओपन की है, आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये है, ये आपको नज़र आ रही होगी साइटोपैथिक इफेक्ट्स। तो ये नज़र आ रही होगी आपको फाइल, आ रही है नज़र? क्यों भाई? हेलो, आवाज़ आ रही है? यस सर, आ रही है। चलें, ये इंक्लूजन बॉडी इज आल्सो वन ऑफ द टाइप्स ऑफ CPE। अगर क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज इंक्लूजन बॉडी, तो आप कह सकते हैं कि इट इज वन ऑफ द CPE। और CPE क्या है? इट इज द साइटोपैथिक इफेक्ट काज्ड बाय वायरस। तो बाकी इंक्लूजन बॉडी बाकी CPE से कैसे डिफरेंट है कि इंक्लूजन बॉडीज जो होती हैं ये या तो साइटोप्लाज्मिक होती हैं, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक, या ये इंट्रा न्यूक्लियर होती हैं। तो डिपेंडिंग के कौन सा वायरस है तो कोई इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लूजन बॉडी बनाएगा और कोई इंट्रा साइटोप्लाज्मिक। तो वो जो नोट्स है उसमें आपने देखना है कि कौन कौन सी इंक्लूजन बॉडी इंट्रा साइटोप्लाज्मिक और कौन सी इंट्रा न्यूक्लियर। ठीक है। फिर डिपेंडिंग के जब आप उसकी स्टेनिंग करें तो स्टेनिंग की बेस पे भी उनकी कुछ टाइप्स बताई जाती हैं, उनको कहते हैं बेजोफिलिक या एसिडोफिलिक। तो वो भी उनके नाम में शामिल हो जाती हैं। तो ये एक एग्जांपल आपके सामने है काउडरी टाइप ए। काउडरी टाइप ए ऐसे आगे चल के काउडरी टाइप बी भी होगी ये। तो ये काउडरी कोई साइंटिस्ट था जिसने ये कह लें ऐसे ऑब्जर्व किया सबसे पहले। तो सिंपल फॉर्म में क्या है कि ये फर्ज ये सेल है, उसके अंदर ये न्यूक्लियस है उसका, तो न्यूक्लियस के अंदर ये वायरस जो है वो न्यूक्लियस के अंदर ग्रो करता है। तो जब वो ग्रो करेगा तो उसकी अपने प्रोटीन्स, उसका न्यूक्लिक एसिड किसी एक जगह पे एक्यूमुलेटेड नज़र आया। तो एक ख़ास किस्म की ये कह लें ये एक बॉडी बन गई सेल के अंदर या न्यूक्लियस के अंदर, उसको उसने नाम दे दिया काउडरी टाइप ए इंक्लूजन बॉडी। तो विद द हेल्प विद फर्दर कह लें इन्वेस्टिगेशन इस तरह की जो चीज़ें हैं वो फिर एसोसिएट हो जाती हैं कि ख़ास किस्म के वायरस ही इस तरह की इंक्लूजन बॉडी बनाते हैं। तो आप वो नोट्स में देखेंगे उस वायरस का कोई नाम होगा कि फलां वायरस प्रोड्यूसेस काउडरी टाइप ए। तो इसी तरह काउडरी टाइप बी होती हैं। फिर आ जाता है फर्दर, ये आप देख रहे हैं एरो वाली जगह पे, ये एलोंगेटेड जो एक सेल है रेबीज वायरस के केस में नर्व सेल है, उसके अंदर ये उसका न्यूक्लियस है और ये उसके पेरिफेरी में एक लाइट ब्लू से कलर की एक बॉडी है जिसको कहते हैं नेगरी बॉडी। ठीक है।
तो रेबीज़ में नेगरी बॉडीज बनती हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक, तो ये इसका एक करेक्टरिस्टिक है कि सेल कल्चर के अंदर या इवन नेचुरल इन्फेक्शन में भी अगर आप अंडर माइक्रोस्कोप देखें तो आपको नेगरी बॉडी नजर आए, तो वो एक पैथोगनोमोनिक कह लें साइन होता है कि ये रेबीज़ वायरस इन्फेक्शन है। तो सेल कल्चर में भी ऐसे होता है। तो फिर ये हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस है, तो वो भी काउडरी टाइप ए न्यूक्लियन बॉडी बनाता है जो कि एज़ोफिलिक होती हैं, ब्लू कलर की, तो आप एरो दिखा रहा है। ये आउल शेप, आउल्स आई न्यूक्लियर इंक्लूजन बॉडी, जैसे उल्लू की आंख होती है उसी उसकी तरह की नजर आने वाली बॉडीज हैं, उनका नाम ही आउल्स आई न्यूक्लियर इंक्लूजन बॉडीज है। तो साइटोमेगालो वायरस प्रोड्यूस करता है। तो ये जस्ट आपको एक इंट्रोडक्शन देने के लिए कि इंक्लूजन बॉडीज क्या होती हैं और ये बनती कब है, जब वायरस ग्रो करता है सेल कल्चर के अंदर या नेचुरल एनिमल में या ह्यूमन में। तो ये बेसिकली आपको मैंने ब्रीफली कह लें ज़रा समझाया कि आप ये जो टॉपिक क्या है, सेल कल्चर की टाइप, सेल कल्चर करते कहते हैं कैसे हैं, उस किस फ्लास्क में किया जाता है, वो यूटेंसिल कौन कौन से होते हैं, वायरस को नॉकुलेट करें तो सेल कल्चर के अंदर क्या चेंजेस आती हैं, उनको हम सीपी कहते हैं, और उनकी डिफरेंट टाइप्स। तो ये आपका है लेक्चर, इसको आप ज़रा डिटेल में पढ़ें भी। बाकी नोट्स जो मैंने आपको बता दिया, ये जो पहले फाइल मैंने दिखाई थी ये आपने ज़रा उसको थोड़ा सा थरोली पढ़ना है। और दूसरा जो इंक्लूजन बॉडी की टाइप्स वाला एक नोट्स होंगे उसमें जस्ट आपने नाम पढ़ने हैं उनके, ठीक है, साइटोपैथिक इफेक्ट्स और उनके नाम। और ये जो है ये इमेजेस जस्ट आपको मकसद था बताना कि होती क्या है साइटोपैथिक इफेक्ट्स और इंक्लूजन बॉडी। तो ये आपका कह लें लेक्चर है, ये मैं इसको रिकॉर्ड मैंने किया है, तो ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा बाद में। कोई क्वेश्चन है तो जल्दी जल्दी पूछने, वैसे टाइम आपका ये हो गया है। अगर कोई है क्वेश्चन तो कर ले, अदरवाइज ये मैं स्टॉप रिकॉर्डिंग।